अब बात गरीबी की, हालांकि गरीबी की बात कोई करना ही नहीं चाहता है, ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन बात जब नेताओं की आती है तो गरीब और गरीबी उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट होता है। इस बारे में नेता लोग हर बार बात कभी भी नींद में भी कर सकते हैं और करते भी हैं, भले ही उन्होंने इस विषय पर तैयारी की हो कि ना की हो, लेकिन गरीब की बात उनके भाषण में कैसे कॉन्फिडेंटली लाई जाती है, आप शुरू से उठाकर देख लीजिए अंत तक, आप कहेंगे सच कह रही हैं। ये पूंजीपतियों की सरकार चल रही है जो इस देश के अंदर महंगाई बढ़ाने का काम करती है। गरीब के लिए खाने के लिए पैसा नहीं। बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार कहती है, सच्चाई नहीं है। महंगाई बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान की सरकार, उनकी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं कहते हैं नहीं। सवाल महंगाई का तो है ही है, लेकिन जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, हमारा यूथ, हमारा नौजवान, उसका भविष्य अंधकार में दिखाई दे। कम से कम नौजवानों को रोजगार और नौजवानों को नौकरी कब सरकार देगी? एक पॉलिटिकल अपोनेंट के नाते मेरे लिए बड़ा आसान है ये कह देना कि आप क्या कर रहे हैं, बेरोजगारी दर इतनी है, आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है, सरकार छोड़ दीजिए ना। ये सामूहिक चिंता का विषय। इतनी बड़ी बेरोजगारी, हर दूसरे घर में बेरोजगारी, हर दूसरा रूरल हाउस होल्ड कर्जदार, और हमारी प्राथमिकताओं में अभी भी नहीं। देखिए, विपक्ष का हक है, चाहे वो गरीबी हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इस पर सरकार से लगातार सवाल उठाता रहे। लेकिन क्या हमें ये नहीं जानना चाहिए कि हमारे देश में गरीबी की असली इस वक्त तस्वीर क्या है? गरीबों की इस वक्त हालत कैसी है? उनकी हालत सुधरी है कि नहीं सुधरी है? उसमें बदलाव आया है कि नहीं आया है? कि उनकी हालत जस की तस है? इस सवाल का जवाब तो तलाशना जरूरी है ना, और तलाशेंगे। लेकिन उससे पहले आपके सामने एक कहानी रखना चाहती हूं। जो देश की सरकार चला रहे हैं, जो देश के मुखिया हैं, उन्होंने एनडीए सांसदों की बैठक में इस मसले को लेकर कहा क्या, सुनिएगा। विपक्ष को जातियों की राजनीति करने दीजिए, लेकिन हमारे लिए सिर्फ एक जाति है और वो है गरीब। हमको गरीब कल्याण के लिए काम करना है, हर गरीब के लिए काम करना है। हमने अपनी विचारधारा के मुद्दे पर राम मंदिर बनाया है, आर्टिकल 370 को हटाया है, लेकिन इन मुद्दों पर वोट नहीं मिलेंगे। वोट हमें गरीबों के लिए काम करने से ही मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी ने पहली बार ये बात कही हो। 2014 में जब वो पहली बार सत्ता में आए थे, तभी से ये उनके एजेंडे पे रहा। पीएम मोदी का एक बयान आपको सुनवाते हैं। बड़ों को नाराज करने से मैं डरता नहीं हूं भाइयों, क्योंकि मुझे गरीब के लिए जीना है, गरीब के लिए जूझना है। और मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं, इस देश में 50 साल से गरीबी के नारे सुने हैं, मैं तो इसलिए कर रहा हूं कि मैं गरीबी में पैदा हुआ हूं। गरीबी को मैंने जिया है। एक गरीब की जिंदगी कितनी कठिन होती है, वो डगर डगर पर अनुभव करके मैं आया हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, गरीबों के लिए कुछ करना, उनकी जिंदगी में बदलाव लाना, इसका मैंने बीड़ा उठाया है। अब एक और बयान सुनिए। यह बयान सिर्फ हिंदुस्तान में ही गरीबी कम करने की बात नहीं कर रहा। यह बयान अगर आप सुनेंगे तो पीएम मोदी तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी गरीबी और जिस तरीके की मुफलिसी है वो ना रहे। आमतौर पर किसी देश के प्रधानमंत्री को जब आप सुनते हैं तो वो अपने ही देश के लोगों को संबोधित करता है, और अगर आप देखें तो वो इंटरनेशनल पटल पर पीस की बात करता है। लेकिन गरीबी के मुद्दे पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान की आवाम से क्या कहा, सुनिए। पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो।
तो लड़ाई उस बात की लड़े, आइए हम गरीबी को खत्म करने का काम करें, आप अपने देश पे गरीबी को खत्म करने का काम करें, हम दोनों लड़ाई लड़े, देखते हैं सबसे पहले अपने देश की गरीबी कौन खत्म करता है। आओ, पाकिस्तान की आवाम इसको पसंद करेगी, पाकिस्तान के नौजवान आओ लड़ाई लड़े। पहले हिंदुस्तान बेरोजगारी खत्म करता है कि पहले पाकिस्तान बेरोजगारी खत्म करता है। मतलब अगर लड़ना ही है तो भारत पाकिस्तान दोनों मिलकर गरीबी से जंग लड़े, जहालत से लड़े, मुफलिसी से लड़े। जंग से हालात बदतर हो जाते तो बात अलग थी, लेकिन जंग से हालात बेहतर हो जाते तो बात अलग थी, लेकिन जंग से हालात बदतर हो जाते हैं, देश बर्बाद हो जाते हैं। और ये जंग दोनों मुल्कों या अपने अपने देशों में बेहतरी लेकर आएगी, क्या वाकई ऐसा कभी आपने देखा है? इसीलिए आज ये बात करना ज़रूरी है कि गरीबी के पैमाने पर पाकिस्तान कहाँ है और भारत कहाँ पर खड़ा है। पाकिस्तान की हालत क्या है, इस पर आपसे मैं बात करना इसलिए नहीं चाहती हूँ क्योंकि आप खुद जानते हैं, अरसे से आप देख रहे हैं, पाकिस्तान की कंगाली और कर्जे की तस्वीर पूरी दुनिया के सामने है। भारत के विरोध में पाकिस्तान उस मुकाम पर पहुंच गया है जहां से केवल तबाही आ सकती है, तरक्की नहीं। वो आतंकवादियों को पालता है, अपने ही नागरिकों पर जुल्म करता है। वहां के आम आदमी को ना सरकार पर भरोसा, ना अपनी पुलिस पर और ना सेना पर, क्योंकि वहां की सरकार का ध्यान गरीबी हटाने पर है ही नहीं। इसीलिए आम पाकिस्तानी आटे के लिए परेशान। जब मुसीबत बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत से बातचीत का पासा फेंक देते हैं। परसों ही हमने आपको द रुबिका लियाकत शो में पाकिस्तान के इस दोहरे रवैये पर बताया था विस्तार से। जो जिन्ना के आदर्शों पर चलेगा उससे उम्मीद बताइए क्या की जा सकती है। इसीलिए आज भारत के आंकड़े दिखाएंगे। आर्थिक विकास के पैमाने पर भारत कहां पर पहुंच चुका है, ये जानिए। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने अपनी जो रिपोर्ट जारी की है उसका नाम है लुक फॉरवर्ड इंडियाज मोमेंट। आसान भाषा में इसको आप कह सकते हैं भविष्य की ओर देखो, भारत का वक्त आ गया। ये बहुत बड़ी बात है। S&P ऐसा क्यों कह रही है, अब ये भी सुनिए। S&P का मानना है कि साल 2031 तक भारत की अर्थव्यवस्था 6.7 लाख करोड़ डॉलर या करीब 7 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। अभी भारत की अर्थव्यवस्था है 3.4 लाख 3.4 लाख करोड़ डॉलर की, मतलब डबल है। इस दौरान हमारी जीडीपी की ग्रोथ 6.7% रहेगी, अभी 6.2 है। अभी हमारे देश में प्रति व्यक्ति आय लगभग $2500 सालाना है और 24-31 के दौरान ये $4,500 या फिर $3,73,000 रुपए सालाना हो जाएगी। जब अर्थव्यवस्था के खुश करने वाले आंकड़े आ रहे हैं तो जाहिर है नौकरियां भी जल्द मिल रही हैं। 2 साल में सबसे ज्यादा नौकरियां जुलाई महीने में ऑफर की गई। अर्थव्यवस्था के फ्रंट से भी अच्छी खबरें आ रही है। S&P के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई में कंपनीज ने जो नौकरियां दी वो 18% ज्यादा है। जुलाई में सरकार को GST से 1.65 लाख करोड़ यानी 1,65,000 करोड़ रुपए मिले हैं। एक साल में GST कलेक्शन 11% बढ़ गया है। जब लोगों की जेब में ज्यादा पैसा आ रहा है तो लोग खर्च भी ज्यादा कर रहे हैं और इसीलिए इस साल जुलाई तक 3,62,500 कारें बिकी है। 7 महीने में कार बिक्री का ये नया रिकॉर्ड है। S&P से ठीक पहले दुनिया की दिग्गज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में भारत के स्टेटस को बदलकर ओवरवेट कर दिया। इसके मुताबिक भारत के पास बुनियादी ढांचे पर खर्च करने के लिए अच्छी खासी पूंजी है। भारत में कारोबार या निवेश करना फायदेमंद है। इसीलिए भारत की इकोनॉमी आगे है और बेहतर परफॉर्म करने के बिल्कुल उस ट्रैक पर है। मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि भारत 6.2% GDP के अनुमान के मुताबिक सही रास्ते पर है। इसके एक्सपर्ट ने जो कहा वो आपको वर्ड टू वर्ड में बताती हूँ। अलग अलग गुटों में बटी दुनिया में भारत की स्थिति बहुत अच्छी है, जिसका उसे फायदा हो सकता है। भारत में यकीनन ग्रोथ बढ़ने की लंबी शुरुआत है, जबकि चीन में ग्रोथ धीमी हो रही है। आप ये सोच सकते हैं कि आंकड़े शायद बिजनेस से जुड़े लोगों के लिए हैं, लेकिन मेरा कहना है कि ये आंकड़े हम सबकी जिंदगी से जुड़े हुए हैं।
क्योंकि जब किसी देश की जीडीपी या अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो उस देश में ज्यादा रोजगार का सृजन होता है, देश का खजाना भरता है, सरकार के पास ज्यादा पैसा आता है, विकास के काम ज्यादा होते हैं, बुनियादी ढांचा जैसे सड़क, रेल, रक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा के अलावा लोगों की भलाई पर ज्यादा खर्च होता है। इसके कारण आम लोगों के पास ज्यादा पैसे आते हैं, गरीबी कम होती है और सबसे बड़ी बात है कि आर्थिक विकास से गरीबी कम होती है। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि भारत में गरीबी और गरीबों की स्थिति में बदलाव क्या हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में ग्रामीण इलाकों में गरीबी 32.59% से गिरकर 19.28% पर आ गई है, जबकि शहरी इलाकों में गरीबी दर 8.65% से कम होकर 5.27% रह गई है। नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 2015-16 से 2019-20 तक के 4 साल में भारत में गरीबी दर 9.89% घटी है। इन 9 सालों में इस दौरान देश के 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। ये तो देश की संस्थाओं की बात हुई। विदेशी संस्थाओं ने भी भारत में गरीबी कम होने का दावा किया है। यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम की जुलाई में जारी रिपोर्ट कहती है भारत में रिकॉर्ड स्तर पर गरीबी कम हुई है। बताया गया कि बीते 15 सालों में 41.50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यह रिपोर्ट 110 देशों के आंकड़ों के विश्लेषण के बाद तैयार हुई है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं, इसीलिए क्योंकि यह जानना भी जरूरी है कि करीब 50 साल पहले गरीबी कितनी थी और अब कितनी रह गई है। 1974 में भारत की आबादी 61 करोड़ हुआ करती थी, जो देश में 57% लोग तब गरीब थे, और 2019 में आबादी 138 करोड़ के करीब हुई। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 28 रह गई। इस खबर को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको महात्मा गांधी से जुड़ी एक बात बताना चाहती हूँ। महात्मा गांधी के पास रोज बहुत से लोग मिलने आते थे। कई लोग उनके साथ काम भी करना चाहते थे, देश के लिए काम करना चाहते थे, देश सेवा करना चाहते थे। लेकिन आखिर कौन सा काम देश सेवा होगा और कौन सा देश सेवा नहीं होगा, इसके लिए लोग जानना चाहते थे। और इसीलिए महात्मा गांधी ने एक मंत्र दिया। गांधी जी ने कहा कि तुम जब भी कोई काम हाथ में लो तो ये ध्यान में रखना कि इससे सबसे गरीब और समाज के सबसे अंतिम या कमजोर व्यक्ति को क्या फायदा होगा। उन्होंने ये बात हर आदमी के लिए कही, हम सब के लिए। सबको इसी कसौटी पर अपने आप को परखना चाहिए, नेताओं को भी, सरकारों को भी, आपको भी।